हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसे कि आपको पता है बहुत जल्दी हमारे आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं, तो उसके लिए आज हम कवर करेंगे रेलवे साइंस को, जिसमें हम बायोलॉजी 2021 में जो आपके आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम हुए थे उसमें डिफरेंट शिफ्ट्स में जो क्वेश्चंस पूछे गए उनमें से 100 क्वेश्चंस आज हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। 4 जनवरी 2021 को जो आपकी शिफ्ट हुई उसमें जो क्वेश्चन पूछा गया, सबसे पहला क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग इज फैट स्टोरिंग टिश्यू। तो आपको एक ऐसे टिश्यू का नाम बताना है जो क्या करता है, आपके शरीर में फैट को स्टोर करने का काम करता है, वसा को स्टोर करके रखने का काम करता है। एरिलियर टिश्यू, एडिपोस टिश्यू, वस्कुलर टिश्यू या फिर एपिथेलियल टिश्यू। तो आपको पता है हमारे शरीर के अंदर जितनी भी एक्स्ट्रा फैट होती है, ठीक है, वसा होती है, उसको स्टोर रखने का काम कौन करता है हमारे शरीर में? एडिपोस टिश्यू करते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज प्रेजेंट इन आंट स्टिंग। तो अगर आपको कोई चींटी काट लेती है, उसने जो डंक आपके शरीर के अंदर छोड़ा, उसके अंदर कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? एसिटिक एसिड, टार्टरिक एसिड, लैक्टिक एसिड या फिर मिथियोनिक एसिड। तो आपको पता है जो हमारा सिरका होता है उसके अंदर एसिटिक एसिड प्रेजेंट होता है, जो हमारी इमली होती है उसके अंदर टार्टरिक एसिड प्रेजेंट होता है, और जो हमारा दूध होता है उसके अंदर लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होता है। लेकिन जो आपकी चींटी आपको काटती है, लाल वाली चींटी जो आपको काट जाती है, उसके डंक के अंदर कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? मिथियोनिक एसिड प्रेजेंट होता है। अब देखो यहीं पर हम एक टॉपिक कवर कर लेते हैं जिससे आपको नेक्स्ट टाइम बहुत आसानी रहेगी। तो आपको है ना एसिड के नाम दिए हुए हैं और आपको बता रखा है कि ये किस में मिलते हैं। तो एसिटिक एसिड किसके अंदर मिलता है? विनेगर के अंदर मिलता है, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? सिरका कहते हैं। फॉर्मिक एसिड या फिर मिथियोनिक एसिड किसके अंदर देखने को मिलता है? चींटी का जो डंक होता है उसके अंदर हमें क्या देखने को मिलता है? फॉर्मिक एसिड भी कहते हैं उसको, हम मिथियोनिक एसिड भी कहते हैं। उसके अलावा जो सिट्रिक एसिड होता है, जो आपके खट्टे फल होते हैं, आपके सिट्रस फ्रूट होते हैं, चाहे वो आपका ऑरेंज है, लेमन है, नींबू है, संतरा है, इन सब के अंदर क्या मिलेगा आपको? सिट्रिक एसिड देखने को मिलता है। उसके अलावा जो आपकी दही होती है, कर्ड होती है, उसके अंदर कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होता है। आपका जो टमाटर है, आपका जो पालक है, उनके अंदर कौन सा एसिड प्रेजेंट है? ऑक्सैलिक एसिड प्रेजेंट होता है। एस्कॉर्बिक एसिड जो विटामिन सी का साइंटिफिक नेम होता है, वो किसके अंदर देखने को मिलता है? आंवला के अंदर देखने को मिलता है, और सिट्रस फ्रूट के अंदर भी प्रेजेंट होता है। आपकी जो इमली होती है, आपके जो अंगूर होते हैं और जो कच्चा आम होता है, उसके अंदर कौन सा एसिड देखने को मिलता है? टार्टरिक एसिड देखने को मिलता है। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि जो व्हाइट रिवॉल्यूशन है, सफेद क्रांति है, उसमें भारत में उसके फादर कौन है? अरुण कृष्णन, वर्गीस कुरियन, एम.एस. स्वामीनाथन या फिर इंदिरा गांधी। तो आपको पता है अरुण कृष्णन को किसका क्रेडिट जाता है? ब्लू रेवोल्यूशन को स्टार्ट करने का क्रेडिट जाता है। एम.एस. स्वामीनाथन को कौन सा क्रेडिट जाता है? उनको क्रेडिट जाता है ग्रीन रेवोल्यूशन को इंडिया में स्टार्ट करने का। और इंदिरा गांधी ने स्टार्ट किया था सिल्वर रेवोल्यूशन, ठीक है। लेकिन जो हमारा व्हाइट रेवोल्यूशन है इंडिया में, उसके फादर कौन है? वर्गीस कुरियन है, ठीक है। एम.एस. स्वामीनाथन किसके फादर है? ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति के फादर कौन है इंडिया में? एम.एस. स्वामीनाथन है, जो हमारे बहुत ही फेमस एग्रीकल्चर साइंटिस्ट थे जिनकी लास्ट ईयर डेथ हो गई है। तो फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया कौन है? एम.एस. स्वामीनाथन है। और फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन इन इंडिया कौन है? वर्गीस कुरियन है। नेक्स्ट है टेक्सोल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम विच प्लांट। तो आपसे पूछा गया है कि जो टेक्सोल नाम का सब्सटेंस है वो आपको कौन से पौधे से मिलता है? नीम के पौधे से, पाइन के पौधे से, चिर के पौधे से या फिर यू के प्लांट के, या फिर यू प्लांट से। तो आपको पता है टेक्सोल जो है वो एक टाइप का ऐसा सब्सटेंस है जिसमें हम कैंसर सेल्स को किल करने के लिए, जब हम कैंसर की दवाई बनाते हैं उसके लिए हमें ये टेक्सोल बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है हमारे लिए। और ये हमें किससे मिलता है? यू प्लांट से मिलता है। यू प्लांट की जो बार्क होती है उससे मिलता है। तो टेक्सोल का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? ऐसे ड्रग्स बनाने के लिए किया जाता है जिसकी मदद से हम किसको मार पाएंगे? कैंसर सेल्स को मार पाएंगे। तो ये देखो, ये है हमारा यू का प्लांट, कुछ इस तरीके से दिखता है। इसकी जो छाल होती है उससे हम कैंसर की दवाई बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है व्हेन वाज प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च इन इंडिया। तो आपको पता है इंडिया में है ना टाइगर की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा कम होती जा रही थी, तो उसको बचाने के लिए, उनको रिस्टोर करने के लिए, उनको बढ़ाने के लिए क्या किया गया? प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया। तो प्रोजेक्ट टाइगर कौन से साल में शुरू हुआ? 1970 में, 1973 में, 1980 में या फिर 1975 में? तो प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो इंडिया में शुरू हुआ 1973 में, 1973 में। 5 जनवरी 2021 की जो आपकी शिफ्ट थी उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए, विच टाइप ऑफ सॉइल कवर्स मोस्ट ऑफ द दक्कन प्लेटो। तो आपका दक्षिण का जो पठार है, ठीक है, वहां पर आपको कौन से प्रकार की सॉइल देखने को मिलती है? एलुवियल सॉइल, येलो सॉइल, ब्लैक सॉइल या फिर रेड सॉइल। तो आपको पता है आपका जो दक्कन का पठार है वहां पर आपको क्या देखने को मिलती है? काली मृदा देखने को मिलती है, ब्लैक सॉइल देखने को मिलती है।
विच हेल्प्स इन फूड डाइजेशन, तो आपके खाने को पचाने में इनमें से कौन मदद करता है? ऑक्सीजन, कार्बन, हीलियम या फिर सलाइवा। तो आपको पता है जैसे ही आप खाने को अपने मुंह के अंदर रखते हो तो वहां पर है ना एक पानी निकलता है जिसको हम क्या कहते हैं? सलाइवा कहते हैं। और सलाइवा के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? सलाइवरी अमाइलेज नाम का एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसको रिलीज कौन करता है? हमारे माउथ में जो सलाइवा निकल रहा है, हमारे मुंह में जो पानी आता है, वो क्या होता है? वो सलाइवरी अमाइलेज होता है, सलाइवा होता है, जिसको रिलीज करने का काम कौन करता है? हमारे माउथ के अंदर 3 पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जो क्या करते हैं? सलाइवा को सिक्रीट करने का काम करते हैं। और जो भी खाना आप खा रहे हो उसके अंदर जो स्टार्च मौजूद है, कार्बोहाइड्रेट मौजूद है, उसका डाइजेशन हमारे मुंह से ही शुरू हो जाता है। किसकी मदद से? सलाइवरी अमाइलेज नाम के एंजाइम की मदद से। Which of the following is the main tissue that transport water in the plant from roots to leaves? तो देखो आपने देखा होगा जब भी कभी आप पौधे को पानी देते हो तो आप उसकी जड़ में पानी डालते हो, लेकिन फिर भी वो सारे पौधे तक पहुंच जाता है। तो जड़ से लेके सारे पत्तियों तक, सारे पार्ट्स तक पानी पहुंचाने का काम कौन सा टिश्यू करता है? पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा, जाइलम या फिर फ्लोएम। तो आपको पता है हमारे जो प्लांट्स है उनके अंदर पानी को ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन करता है? पानी को सारे पार्ट्स तक लेके जाने का काम कौन करता है? जाइलम नाम का टिश्यू करता है। नेक्स्ट है, नेम द प्रोसेस बाय विच अ सिंगल सेल डिवाइड इटसेल्फ इनटू 2 हाफ्स। तो आपको उस प्रोसेस का नाम बताना है जिसमें हमारी जो एक सेल होती है वो अपने आप को 2 इक्वल हाफ में तोड़ लेती है। सिंगुलर फिजन, डुअल फिजन, मल्टीपल फिजन या फिर बाइनरी फिजन। तो आपको पता है इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? बाइनरी फिजन बोलते हैं। बाइनरी फिजन का मतलब होता है, बाई का मतलब होता है 2 और फिजन का मतलब होता है टूटना। तो 2 हिस्सों में अगर कोई सेल टूट जा रही है तो इसको हम क्या बोलते हैं? बाइनरी फिजन बोलते हैं। जो आपको किसके अंदर देखने को मिलता है? अमीबा के अंदर देखने को मिलता है। देखो इसमें क्या होता है, सबसे पहले हमारे पास अमीबा की एक पेरेंट सेल है। अब इसका पहले न्यूक्लियस डिवाइड होगा, फिर इसका साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाता है और फिर ये 2 पार्ट्स में, 2 डॉटर सेल्स में टूट जाती है। इसको हम क्या बोलते हैं? बाइनरी फिजन बोलते हैं, जो किसके अंदर देखने को मिलता है? अमीबा के अंदर देखने को मिलता है। उसके बाद एक टाइप का फिजन होता है मल्टीपल फिजन, जिसमें ना बहुत सारे पार्ट्स में टूट जाती है। वो किसके अंदर देखने को मिलता है? प्लाज्मोडियम के अंदर देखने को मिलता है। और प्लाज्मोडियम से हमें कौन सी बीमारी होती है? मलेरिया नाम की जो बीमारी होती है वो हमारे शरीर में किसकी वजह से होती है? प्लाज्मोडियम की वजह से होती है। और प्लाज्मोडियम के अंदर हमें मल्टीपल फिजन देखने को मिलता है। नेक्स्ट है, फाइंड द ऑड वन आउट। तो इनमें से जो अजीब है वो आपको बताना है। पेटल, पॉलन, सेपल या फिर लिगामेंट। तो देखो पेटल जो है, आपका जो फूल होता है ना, उसकी जो पत्तियां होती है उसको हम क्या बोलते हैं? पेटल बोलते हैं, ठीक है। फिर जो पॉलन होता है, ठीक है, उसमें जो येलो येलो सा पार्ट होता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? पॉलन बोलते हैं। सेपल हम किसको बोलते हैं? हमारे फ्लावर के अंदर जो कली को बंद करके रखता है, ग्रीन वाला पार्ट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? सेपल बोलते हैं। लेकिन लिगामेंट्स जो है वो आपको प्लांट्स के अंदर देखने को नहीं मिलते हैं। ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? एनिमल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब देखो हमारे फ्लावर्स के अंदर क्या क्या पार्ट्स देखने को मिलेंगे। तो जो ग्रीन वाला पार्ट है उसको हम क्या बुलाते हैं? सेपल बुलाते हैं। जो हमारी ब्राइटली कलर्ड लीव्स होती है, पत्तियां होती हैं रंग बिरंगी, उनको हम क्या बुलाते हैं? पेटल्स बुलाते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट देखने को मिलेगा जिसको हम स्टेमन बुलाते हैं, जो 2 पार्ट से मिलकर बना होता है। एक होता है एंथर और एक होता है फिलामेंट। और एंथर पर ही क्या आते हैं? आपके पॉलन्स आते हैं। फिर ये पॉलन यहाँ से उड़ के कहाँ चले जाते हैं? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के पास पहुँच जाते हैं। कहाँ पर लैंड करते हैं? पहले स्टिग्मा पे लैंड करते हैं, फिर स्टाइल के थ्रू ओवरी तक पहुंच जाते हैं। स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी से मिलकर क्या बना होता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बना होता है फ्लावर का, जिसको हम क्या बोलते हैं? पिस्टिल बोलते हैं। तो देखो एक फ्लावर के अंदर कौन कौन से पार्ट प्रेजेंट होते हैं ये आपको मालूम होना चाहिए। लिगामेंट जो है वो कहीं भी फ्लावर का पार्ट नहीं है, प्लांट का पार्ट नहीं है। 21 जनवरी को जो आपकी शिफ्ट हुई उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए, द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग अ लेयर ऑफ एनी डिजायर्ड मेटल ऑन अनदर मटेरियल बाय मींस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड। तो अगर आप किसी मटेरियल के ऊपर इलेक्ट्रिसिटी की मदद से एक लेयर, अपनी पसंद के मेटल की लेयर डिपॉजिट कर पा रहे हो, तो ये इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोकंडक्टर, इलेक्ट्रोप्लेटिंग या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो आपको पता है अगर आप अपनी पसंद का कोई भी डिजायर्ड मेटल दूसरे मटेरियल के ऊपर इलेक्ट्रिसिटी की मदद से डिपॉजिट कर रहे हो तो इसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोलते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी की मदद से अगर हमने मैग्नेट बनाई है तो उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं। जैसे ही आप इसमें से करंट विड्रॉ कर लोगे तो इसकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो भी चली जाती है। नेक्स्ट है, विच ऑफ दी फॉलोइंग इज नॉट एन इन्वायरमेंटल कंसर्न। तो इनमें से कौन सा हमारे लिए इन्वायरमेंटल कंसर्न नहीं है? इंक्रीजिंग कंजप्शन ऑफ यूज एंड प्लास्टिक, इंक्रीजिंग कंजप्शन एंड यूज ऑफ प्लास्टिक। तो प्लास्टिक जो है उसका यूज जो है बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, लोग बहुत ज़्यादा प्लास्टिक को इस्तेमाल करते हैं। तो आपको पता है ये हमारे लिए बहुत बड़ी इन्वायरमेंटल कंसर्न है।
ग्लोबल वार्मिंग का मतलब होता है अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर है वो बढ़ते जा रहा है, इसलिए आजकल इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ने लगी है। तो ग्लोबल वार्मिंग हमारे लिए बहुत ही सीरियस इन्वायरमेंटल कंसर्न है। ग्रोइंग पोल्यूशन लेवल, हमारे जो पोल्यूशन का लेवल है वो इतना बढ़ते जा रहा है, चाहे वो किसी भी प्रकार का पोल्यूशन है उसका लेवल बढ़ते जा रहा है, तो वो भी हमारे लिए इन्वायरमेंटल कंसर्न है। लेकिन अगर हमारी ओजोन लेयर बढ़ रही है तो ये हमारे लिए प्रॉब्लम नहीं है। अगर वो डिप्लीट हो रही है तो हमारे लिए प्रॉब्लम है, लेकिन अगर वो बढ़ रही है तो ये हमारे लिए इन्वायरमेंटल कंसर्न के अंदर नहीं आता है। नेक्स्ट है द बुक विच कीप्स अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल द इंडेंजर्ड एनिमल्स एंड प्लांट इज। तो आपको एक ऐसी किताब का नाम बताना है जिसके अंदर उन प्लांट्स और एनिमल्स का नाम आपको देखने को मिलता है जो बहुत ज़्यादा खतरे में है, इंडेंजर्ड है। इको सर्वे बुक, एनिमल सर्वे बुक, वाइल्ड लाइफ एनालिसिस बुक या फिर रेड डाटा बुक। तो आपको पता है ऐसे सारे प्लांट्स एंड एनिमल्स किस बुक के अंदर प्लेस किए जाते हैं? रेड डाटा बुक के अंदर प्लेस किए जाते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ ह्यूमन आई। तो इसमें से कौन सा ह्यूमन आई के अंदर आपको देखने को नहीं मिलता? सिलियरी मसल्स प्रेजेंट होती है आपकी आंखों के अंदर, कॉर्निया प्रेजेंट होता है, इरिस प्रेजेंट होती है, लेकिन जो कॉक्लिया है वो कहाँ पर प्रेजेंट होता है? आपके कान का पार्ट होता है वो, ठीक है। तो कॉक्लिया जो है वो ईयर का पार्ट है, आई का पार्ट नहीं है। अब देखो अगर आप ह्यूमन आई को देखो तो ह्यूमन आई के अंदर आपको क्या क्या प्रेजेंट दिखेगा? सिलियरी मसल्स दिखाई देंगी, रेटिना दिखाई देगा, ऑप्टिक नर्व प्रेजेंट होती है, विट्रस ह्यूमर प्रेजेंट होता है, कॉर्निया प्रेजेंट होता है, इरिस प्रेजेंट होती है, प्यूपिल प्रेजेंट होती है, एक्वस ह्यूमर प्रेजेंट होता है और क्रिस्टलाइन लेंस भी प्रेजेंट होता है। ये हमारी आईज के, ह्यूमन आई के पार्ट्स हैं। नेक्स्ट है इन ह्यूमन बींग्स एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स इन द फॉर्म ऑफ सॉल्युबल नाइट्रोजन कंपाउंड्स आर रिमूव्ड बाय डैश इन द किडनी। तो आपको पता है हमारी बॉडी के अंदर जितने भी हार्मफुल नाइट्रोजनस प्रोडक्ट्स बनते हैं उनको हमारी किडनी हमारे शरीर से बाहर निकाल देती है, ठीक है। हमारे शरीर में किडनी का काम क्या होता है? फिल्टर करना, हमारे ब्लड को फिल्टर करना और जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट है उसको बॉडी से बाहर निकाल देना। तो इसमें किडनी की मदद कौन करता है? न्यूक्लियस, न्यूट्रिशन, माइटोकॉन्ड्रिया या फिर नेफ्रॉन्स। तो आपको पता है किडनी की जो सबसे बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है उसको हम क्या बुलाते हैं? नेफ्रॉन्स बुलाते हैं, ठीक है। तो किडनी के अंदर हमारे एक किडनी के अंदर अराउंड 1 मिलियन नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ये क्या करते हैं? किडनी की फिल्ट्रेशन में हेल्प करते हैं। तो नेफ्रॉन्स क्या कहलाते हैं? किडनी की फंक्शनल यूनिट कहलाते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी। तो आपको बताना है कि ह्यूमन बॉडी के अंदर सबसे बड़ा ग्लैंड कौन सा है? ईसोफेगल ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड्स, मेमरी ग्लैंड्स या फिर लिवर। तो आपको पता है हमारे शरीर में जो सबसे बड़ा ग्लैंड है उसका नाम क्या है? लिवर है, ठीक है। नेक्स्ट है ग्रे रेवोल्यूशन इन इंडिया इज रिलेटेड टू। तो ग्रे रेवोल्यूशन का मतलब क्या है? कोल का प्रोडक्शन बढ़ना, फर्टिलाइजर का प्रोडक्शन बढ़ना, क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन बढ़ना या फिर मस्टर्ड का प्रोडक्शन बढ़ना। तो आपको पता है ग्रे रेवोल्यूशन का मतलब है फर्टिलाइजर का प्रोडक्शन इंक्रीज करना। तो अब हम देख लेते हैं कि हमारे कंट्री के अंदर या पूरे वर्ल्ड के अंदर आपको डिफरेंट डिफरेंट रेवोल्यूशंस जो देखने को मिलते हैं उनका मतलब क्या होता है। तो देखो टाइप्स ऑफ रेवोल्यूशन में अगर आप ग्रीन रेवोल्यूशन की बात कर रहे हो, हरित क्रांति की बात कर रहे हो, तो इसमें हम क्या ट्राई करते हैं कि हमारे फूड ग्रेन का प्रोडक्शन बढ़े, हमारे जो चावल है, गेहूं है, उनके प्रोडक्शन को इंक्रीज करने की हम कोशिश करते हैं। और इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर कौन थे? MS स्वामीनाथन थे। फिर आता है व्हाइट रेवोल्यूशन। व्हाइट रेवोल्यूशन का मतलब होता है, सफेद क्रांति का मतलब होता है कि आप है ना मिल्क के प्रोडक्शन को बहुत ज्यादा इंक्रीज करना चाहते हो, यानी कि डेयरी प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा बढ़े, आपका जो दूध का प्रोडक्शन है आपकी कंट्री में वो बहुत ज्यादा बढ़ जाए। इंडिया में व्हाइट रेवोल्यूशन के फादर कौन है? वर्गीस कुरियन है। उसके बाद आता है ब्लू रेवोल्यूशन, नीली क्रांति। तो ब्लू रेवोल्यूशन का मतलब होता है जब आप है ना एक्वा कल्चर का प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हो, अपना फिशरीज का प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ब्लू रेवोल्यूशन बोलते हैं। येलो रेवोल्यूशन का मतलब होता है ऑयल सीड के प्रोडक्शन को बढ़ाना, यानी कि ऐसे सीड का प्रोडक्शन बढ़ाना जिससे आपको क्या मिलते हैं? तेल मिलते हैं, जैसे कि सरसों, ठीक है। तो ऑयल सीड का प्रोडक्शन अगर आपकी कंट्री के अंदर बढ़ रहा है तो इसको हम क्या बोलते हैं? येलो रेवोल्यूशन बोलते हैं। फिर आता है हमारा ब्राउन रेवोल्यूशन। तो ब्राउन रेवोल्यूशन का मतलब होता है अगर लेदर का प्रोडक्शन बढ़ाया जा रहा है या फिर आपकी जो कोको होती है, ठीक है, यानी कि कॉफी बनाने के लिए जो कोकोआ का प्लांट होता है, चॉकलेट बनाने के लिए जो कोकोआ का प्लांट यूज होता है, उसके प्रोडक्शन को आप अगर इंक्रीज कर रहे हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? ब्राउन रेवोल्यूशन बोलते हैं। ग्रे रेवोल्यूशन जो अभी आपसे इसमें पूछा गया था, तो ग्रे रेवोल्यूशन का मतलब होता है आप फर्टिलाइजर का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा इंक्रीज कर रहे हो, ठीक है। फिर आता है ब्लैक रेवोल्यूशन, ठीक है। तो ब्लैक रेवोल्यूशन का मतलब होता है कि पेट्रोलियम एंड क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन आप बहुत ज्यादा इंक्रीज कर रहे हो। पिंक रेवोल्यूशन में हम किसको पढ़ते हैं? अगर आप अनियन के प्रोडक्शन को, यानी कि जो आपका प्याज होता है और जो आपके प्रॉन्स होते हैं, ठीक है, प्रॉन्स जो होते हैं एक तरीके के क्या होते हैं? सी फूड होते हैं, ठीक है। तो सी फूड से हमें क्या मिलता है? प्रॉन्स मिलते हैं। तो अगर आप प्रॉन का प्रोडक्शन बढ़ा रहे हो या फिर प्याज का प्रोडक्शन बढ़ा रहे हो तो वो दोनों किसके अंदर आते हैं? पिंक रेवोल्यूशन के अंदर आते हैं।
रेड रेवोल्यूशन के अंदर आता है अगर आप मीट का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा कर रहे हो या फिर टमाटर का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ा रहे हो तो इसको हम क्या बोलते हैं, रेड रेवोल्यूशन बोलते हैं। सिल्वर रेवोल्यूशन, ठीक है, सिल्वर रेवोल्यूशन में हम किसका प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हैं, अंडों का प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हैं, पोल्ट्री प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हैं। फिर आता है हमारा गोल्डन रेवोल्यूशन। तो गोल्डन रेवोल्यूशन में हम किसका प्रोडक्शन बढ़ाते हैं, यहाँ पर हम हॉर्टिकल्चर का प्रोडक्शन भी बढ़ाते हैं, हनी के प्रोडक्शन को भी हम गोल्डन रेवोल्यूशन बोलते हैं, और फ्रूट का प्रोडक्शन अगर आप बढ़ा रहे हो तो इसको भी हम क्या बोलते हैं, ये सब किसके अंदर आते हैं, गोल्डन रेवोल्यूशन के अंदर आते हैं। ये सब आपको याद होने चाहिए क्योंकि कोई ना कोई आपके एग्जाम में पूछ ले जाता है, जब ये आपसे पूछा गया था ग्रे रेवोल्यूशन। नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ सीपिंग ऑफ वाटर इनटू द ग्राउंड इज नोन एज। तो आपका जो पानी है अगर वो ग्राउंड में सीप करके जा रहा है तो इसको हम क्या बोलते हैं, बावरी, वेल, एक्वीफर या फिर इनफिल्ट्रेशन। तो आपको पता है इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इनफिल्ट्रेशन बोलते हैं। इसके लिए हमें पढ़नी होगी वाटर साइकिल। तो आपको पता है हमारी धरती के ऊपर वाटर साइकिल हमेशा चलती रहती है, जिसका काम क्या होता है, हमारे अर्थ के ऊपर वाटर लेवल को मेंटेन रखना। तो सबसे पहले क्या होता है, हमारी जितनी भी वाटर बॉडीज है, हमारी बड़ी बड़ी नदियां है, हमारे समुद्र है, उनके यहाँ से क्या होता है, हीट की वजह से पानी क्या होता है, एवोपरेट होता है। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप है एवोपरेशन। ठीक है, एवोपरेशन के बाद जब ये जो वाटर वेपर है ये ऊपर चली जाती हैं और भारी हो जाती है तो वहाँ पर ये क्या करने लग जाती है, कंडेंस होने लग जाती है। जैसे ही इनके अंदर कंडेंसेशन होता है, बारिश की फॉर्म में, बर्फ की फॉर्म में नीचे गिरने लग जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन बोलते हैं। ठीक है, चाहे बर्फ गिर रही हो, चाहे बारिश गिर रही हो, चाहे हेल गिर रही हो, इन सबको हम क्या बोलेंगे, प्रेसिपिटेशन बोलते हैं। अब जो सारा का सारा पानी नीचे गिरा है वो धीरे धीरे आपकी जमीन के अंदर, नदियों के अंदर रन ऑफ होके जाने लग जाता है। तो जब वो जमीन के अंदर जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, इनफिल्ट्रेशन बोलते हैं। इनफिल्ट्रेशन में आपके प्लांट्स भी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं क्योंकि उनके रूट्स के थ्रू भी धीरे धीरे वो कहाँ जाता है, नीचे ज़मीन में जाता है और आपके ग्राउंड लेवल को रिचार्ज करता है। इस तरीके से हमेशा हमारी अर्थ पर वाटर साइकिल चलती रहती है, जिसकी वजह से यहाँ पर वाटर का लेवल जो है वो मेंटेन रहता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट स्टेप्स आपको मालूम होना चाहिए कि ट्रांसपिरेशन क्या होता है, एवोपरेशन क्या होता है, कंडेंसेशन क्या होता है, प्रेसिपिटेशन क्या होता है, इनफिल्ट्रेशन क्या होता है, रन ऑफ का मतलब क्या होता है। अब देखो ट्रांसपिरेशन का मतलब क्या होता है, आपको पता है आपके जो प्लांट्स है उनकी पत्तियों से भी जो एक्स्ट्रा वाटर होता है ना, वो वाटर वेपर की फॉर्म में जा रहा होता है और उसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। नेक्स्ट है 21 जनवरी को जो आपकी दूसरी शिफ्ट हुई उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए, व्हाट इज द मेन फीचर ऑफ मिक्स्ड फार्मिंग। तो मिक्स्ड फार्मिंग हम किसको बुलाते हैं, अगर आप एक ही फसल पर एक समय पे दो या दो से अधिक क्रॉप्स को एक साथ उगा रहे हो तो इसको आप मिक्स्ड फार्मिंग बोलोगे। अगर आप कैश क्रॉप और फूड क्रॉप उगा रहे हो तो इसको आप मिक्स्ड फार्मिंग बोलोगे। कल्टीवेशन ऑफ डिफरेंट क्रॉप इन द सेम फील्ड इन सक्सेशन, यानी कि अभी आपने एक क्रॉप उगा रखी है, इसको जैसे आप काटोगे फिर दूसरी क्रॉप यहाँ पे उगाओगे, इसको आप मिक्स्ड फार्मिंग बोलोगे। या फिर रेयरिंग ऑफ एनिमल्स एंड कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप टुगेदर। मिक्स्ड फार्मिंग को क्यों प्रैक्टिस किया जाता है, मिक्स्ड फार्मिंग का मतलब होता है जब आप एक ही लैंड पीस के ऊपर क्रॉप भी उगाएंगे और वहीं पर आपने कुछ एनिमल्स भी उगा रखे हैं। देखो ऐसा इसलिए किया जाता है, पहले सोचो कोई किसान होता था जिसने है ना सिर्फ कोई क्रॉप लगा रखी है और बहुत तेज वहाँ पर बारिश पड़ गई, बहुत ज़्यादा बर्फ पड़ गई, वो सारी क्रॉप बर्बाद हो गई। अब वो किसान क्या करेगा, एकदम बर्बाद हो गया है। लेकिन जब वो मिक्स्ड फार्मिंग करता है जिसमें उसने एनिमल्स भी रेयर कर रखे हैं और क्रॉप भी उगा रखी है, तो सोचो अगर किसी रीज़न की वजह से उसकी क्रॉप फेलियर हो गया तो उसके जो एनिमल्स हैं उसकी वजह से वो क्या कर पाएगा, सर्वाइव कर पाएगा, क्योंकि उसको दूध मिल जाएगा, अंडे मिल सकते हैं, जिसकी मदद से उनको बेच के वो सर्वाइव कर जाएगा। ठीक है, दूसरा ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है अगर आप मिक्स्ड फार्मिंग करते हैं ना। सोचिए आपने है ना गाय भैंस पाल रखी है और यहाँ पर आपकी खेती हो रही है, तो गाय भैंसों का जो गोबर होता है उसको आप अपने खेतों में डालते हो और जो खेतों से फालतू वीड निकलते हैं, चारा निकलता है, उसको आप किसको खिला देते हो, अपनी गाय भैंसों को खिला देते हो। तो क्या होता है, इंटरडिपेंडेंसी बढ़ जाती है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं मिक्स्ड फार्मिंग। जो कल्टीवेशन ऑफ डिफरेंट क्रॉप इन द सेम फील्ड इन सक्सेशन होता है, यानी कि आपने एक फसल लगा रखी है फिर इसको काट के आप दूसरी फसल लगाओगे, इसको हम क्या बोलते हैं, क्रॉप रोटेशन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है विच इज द लॉन्गेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी। तो हमारे शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है, टिबिया, पटेला, स्टर्नम या फिर फीमर। तो आपको पता है हमारे शरीर के अंदर सबसे लंबी हड्डी, लॉन्गेस्ट बोन हमारे शरीर में कौन सी होती है, फीमर बोन होती है। ठीक है, नेक्स्ट है विच डिजीज इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन इन आवर बॉडी। तो कौन सी बीमारी आपके शरीर में तब हो जाती है जब आपके शरीर में प्रोटीन की बहुत ज़्यादा कमी होती है, स्कर्वी, रिकेट्स, बेरी या फिर क्वाशकर। तो आपको पता है जब आपके शरीर में विटामिन सी की कमी हो जाती है तो आपको स्कर्वी नाम की बीमारी हो जाती है। जब आपके शरीर में विटामिन डी की कमी हो जाती है तो आपको रिकेट्स नाम की बीमारी हो जाती है। स्कर्वी में क्या होता है, आपके मसूड़ों से खून आता है, रिकेट्स में क्या होता है, आपकी हड्डियाँ बहुत कमज़ोर हो जाती है।
बेरी बेरी कब होती है? जब आपके शरीर में विटामिन B1 की डेफिशिएंसी हो जाती है, ठीक है। आपको जाके इसके लिए विटामिन का लेक्चर देखना है, क्योंकि इस वाले टॉपिक से, विटामिन के टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब आपके शरीर में प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो जाती है, यानी कि आपकी डाइट में प्रोटीन मौजूद नहीं है, तो आपको कौन सी बीमारी हो जाती है? क्वाशरकर नाम की बीमारी हो जाती है, जिसमें क्या होता है, आपके शरीर की सही से ग्रोथ नहीं हो पाती है और ओडीमा देखने को मिलता है, स्वेलिंग देखने को मिलती है आपके शरीर के अंदर। इसको हम क्या बोलते हैं? क्वाशरकर बोलते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट रिमेन इन लिक्विड स्टेट एट द रूम टेम्परेचर। तो आपको एक ऐसे एलिमेंट का नाम बताना है जो रूम टेम्परेचर में लिक्विड स्टेट पे रहता है। सोडियम, क्रोमियम, टाइटेनियम या फिर मरकरी। तो आपको पता है हमारा एक ऐसा मेटल है जो लिक्विड स्टेट में रहता है रूम टेम्परेचर में, उसका नाम क्या है? मरकरी है। जो आपके जो थर्मामीटर्स होते हैं पहले उनमें भी इस्तेमाल किया जाता था, आजकल हम थर्मामीटर वो कम इस्तेमाल करते हैं जिसमें मरकरी होता है, क्योंकि मरकरी जो है वो पॉइजनस होता है, और मरकरी को अगर आपने गलती से खा लिया तो आपको मिनामाटा नाम की डिजीज हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है, ब्लू रेवोल्यूशन इज रिलेटेड। तो मैंने आपको अभी पढ़ा है कि ब्लू रेवोल्यूशन जो है, नीली क्रांति जो है वो किससे जुड़ी हुई है? सिल्क प्रोडक्शन से, फिशरीज से, मिल्क प्रोडक्शन से या फिर एग्रीकल्चर से। तो आपको पता है हमारा ब्लू रेवोल्यूशन का मतलब होता है कि आप फिशरीज का प्रोडक्शन बढ़ाएंगे या फिर एक्वा कल्चर के प्रोडक्शन को बहुत ज़्यादा इंक्रीज करोगे, और मिल्क प्रोडक्शन का मतलब होता है आप व्हाइट रेवोल्यूशन कर रहे हो, ठीक। अगर आप मिल्क का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ा रहे हो तो आप व्हाइट रेवोल्यूशन कर रहे हो। नेक्स्ट है, द ओजोन होल इज फॉर्म्ड एवरी ईयर इन स्प्रिंग टाइम ओवर। तो आपको ओजोन होल हर साल कहाँ पर दिखाई देता है? चाइना में, जापान में, अंटार्कटिका में या फिर साउथ अमेरिका में। हमारा जो ओजोन होल है वो कहाँ से विजिबल है? अंटार्कटिका नाम के प्लेस से विजिबल है। 2 फरवरी को जो आपकी पहली शिफ्ट हुई उसमें जो क्वेश्चन पूछा गया, देखो फिर से विटामिन से क्वेश्चन पूछा गया है। डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन कॉज कलर ब्लाइंडनेस एंड पुअर विजन। तो आपको बताना है कि कौन से विटामिन की आपके शरीर में कमी हो जाती है, जब आपको सही से दिखाई नहीं देता, कलर ब्लाइंडनेस हो जाता है और आपकी जो विजन है वो कमजोर हो जाती है, देखने की शक्ति कमजोर हो जाती है। विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ए या फिर कैल्शियम। तो आपको पता है नाइट ब्लाइंडनेस हमें कब होता है? जब हमारे शरीर में विटामिन ए की कमी हो जाती है। विटामिन सी की वजह से स्कर्वी होता है, विटामिन डी की वजह से क्या होता है? रिकेट्स नाम की बीमारी होती है। और अगर आपके शरीर में कैल्शियम की कमी हो गई है तो आपको क्या होगा? आपकी हड्डियां बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगी, आपके जो दांत है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाएंगे। नेक्स्ट है, विच गैस इज फाउंड इन सोडा वाटर। तो जब कभी आप सोडा वाटर पीते हो, ठीक है, आपने देखा उसमें बहुत सारे बबल्स निकल रहे होते हैं, फिज निकल रही होती है। तो बबल्स एंड फिज जो है वो किस गैस की वजह से प्रेजेंट होते हैं? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर फ्रीऑन। तो आपको पता है हमारे सोडा वाटर के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? कार्बन डाइऑक्साइड नाम की गैस प्रेजेंट होती है, इसलिए जब भी कभी आप सोडा बॉटल को खोलते हो ना, एकदम से वैसे फिज के साथ बाहर निकल के आती है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग जेनेटिकली मॉडिफाइड जीएम क्रॉप्स हैज बीन गिवन परमिशन टू बी लीगली कल्टिवेटेड इन इंडिया। तो देखो आजकल हमें ना बहुत सारी क्रॉप्स को, स्पेशल टाइप की क्रॉप्स को हम बना रहे हैं जिनके अंदर हमने जीन्स को मॉडिफाइड किया है, जिनको हम क्या बोलते हैं? जीएम क्रॉप्स बोलते हैं। तो इसमें से कौन सी जीएम क्रॉप को ये परमिशन मिल चुकी है कि उसको हम कल्टिवेट कर सकते हैं, उगा सकते हैं इंडिया में लीगली? जीएम मस्टर्ड, बीटी पोटैटो, बीटी ब्रिंजल या फिर बीटी कॉटन। तो आपको पता है अभी तक हमें किसकी लीगल परमिशन मिल चुकी है? बीटी कॉटन। फरवरी को जो आपकी शिफ्ट थी उसमें जो क्वेश्चन पूछा गया, द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल इज कॉल्ड। तो हमारे सेल की जो एनर्जी करेंसी है उसको हम क्या बोलते हैं? आपको पता है उसको हम क्या बुलाते हैं? एटीपी बुलाते हैं, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, जिसको बनाने का काम कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया करता है। इसलिए हम माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल बुलाते हैं। नेक्स्ट है, विच गैस इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो आपके प्लांट्स जब अपना खाना बनाते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया करके, तो कौन सी गैस को वो बाय प्रोडक्ट के तौर पर रिलीज करते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपको पता है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करने के लिए प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन को क्या करते हैं? बाहर लिबरेट आउट करते हैं। तो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के दौरान जो गैस बनती है उसका नाम क्या है? ऑक्सीजन है, जिसको जो प्लांट्स के लिए किसी काम की नहीं, इसलिए वो उसको बाहर लिबरेट कर देते हैं, लेकिन हमारे लिए वो बहुत ज़्यादा यूजफुल है, क्योंकि हमारी जो ब्रीदिंग गैस है वो कौन है? ऑक्सीजन है। हम क्या करते हैं? ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और CO2 को बाहर छोड़ते हैं। नेक्स्ट है, सेटलिंग डाउन ऑफ हेवियर इनसॉल्युबल कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर ऑफ वाटर एंड इनसॉल्युबल सब्सटेंस इज कॉल्ड एवोपरेशन, फिल्ट्रेशन, डीकैंटेशन या फिर सेडिमेंटेशन। तो आपने देखा होगा अगर आपने एक ग्लास के अंदर है ना पानी को मिला रखा है, ठीक है, और उसमें आपने कुछ रेत डाल दिया है, जैसे ही आप उसको थोड़ी देर के लिए बिना हिलाए डुलाए रख दोगे तो क्या होगा? रेत नीचे बैठ जाता है और पानी जो है वो उसके ऊपर रहता है, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? सेडिमेंटेशन बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है,
विच अमंग द फॉलोइंग इज द टॉलेस्ट ट्री स्पीसीज इन द वर्ल्ड। तो आपको एक ऐसे ट्री स्पीसीज का नाम बताना है जो विश्व में सबसे लंबी है, सबसे लंबी ट्री स्पीसीज का नाम आपको बताना है। ओक, देवदार, रेडवुड या फिर यूकलिप्टस। तो आपको पता है सबसे बड़ी जो टॉलेस्ट ट्री स्पीसीज है वर्ल्ड में वो कौन है? रेडवुड है, जिसको हम सिकुआ भी बोलते हैं। ठीक है, ये एक टाइप का जिम्नोस्पर्म है। नेक्स्ट है एंटीमोफिली पॉलिनेशन अकर्स विद द हेल्प ऑफ इंसेक्ट्स, एनिमल्स, वाटर या फिर एयर। तो देखो पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है? तो जो हमारे पॉलन्स बनते हैं जब वो कहाँ पहुँच जाते हैं? फीमेल पार्ट तक पहुँच जाते हैं, स्टिग्मा तक पहुँच जाते हैं, उनका जो ट्रांसफर है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, इसको हम क्या बोलते हैं? पॉलिनेशन बोलते हैं। अब पॉलिनेशन की जो प्रक्रिया है, परागण की जो प्रक्रिया है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पॉलिनेशन बहुत सारी चीज़ों की मदद से हम करते हैं। पानी की मदद से भी पॉलिनेशन हो सकता है, हवा की मदद से भी हो सकता है, इंसेक्ट्स की मदद से भी हो सकता है, एनिमल्स की मदद से हो सकता है, बैट की मदद से हो सकता है। ये सब हमारे पॉलिनेशन में मदद करते हैं। इसके लिए मैंने आपको एक लेक्चर भी करा रखा है पॉलिनेशन, वो जाकर आप देख सकते हैं। तो आपको पता है एंटीमोफिली पॉलिनेशन का मतलब होता है जब हम पॉलिनेशन कर रहे हैं, परागण कर रहे हैं, किसकी मदद लेके? इंसेक्ट्स की मदद लेके। इसको हम क्या बोलते हैं? एंटीमोफिली बोलते हैं। अगर आप पानी की मदद ले रहे हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोफिली बोलते हैं। अगर आप हवा की मदद ले रहे हो, इसको हम एनिमोफिली बोलते हैं। ठीक है, आपको इसमें से फाइंड द ऑड वन आउट। तो आपको इसमें से अजीब पहचानना है। मोलर्स, प्री मोलर्स, कैनाइन, फिलर्स या फिर इंसीजर्स। तो आपको पता है हमारे पास 4 प्रकार के दांत होते हैं, जिनका नाम क्या है? इंसीजर्स, कैनाइन, प्री मोलर्स और मोलर्स। जो फिलर्स होते हैं, जब आपके दांतों में स्पेस हो जाता है, कैविटी हो जाती है, उसमें फिल किए जाते हैं फिलर्स। ठीक है, वो नेचुरली आपके दांतों में प्रेजेंट नहीं होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑड कौन है? फिलर्स जो है वो ऑड है। बाकी के जो 4 प्रकार है वो क्या है? आपके दांतों के प्रकार है। 3 फरवरी 2021 को जो आपकी शिफ्ट हुई उसमें जो क्वेश्चन पूछा गया, विच ऑफ the outermost covering of the cell separate the content of the cell from its external environment। तो आपको बताना है कि सेल के पास जो सबसे बाहर वाली लेयर होती है, जो क्या करती है? सेल को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से सेपरेट करने का काम करती है, उसका नाम क्या है? स्मूथ मसल सेल, नर्व सेल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर ऑर्गेनेल। तो आपको पता है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो क्या करती है? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से हमारी सेल के कंटेंट्स को सेपरेट रखने का काम करती है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इन द एटमॉस्फेयर इज यूज्ड अप इन 3 प्रोसेस। तो आपको एक ऐसी गैस का नाम बताना है जो इन 3 प्रोसेस के दौरान इस्तेमाल की जाती है। कंबस्शन का जब प्रोसेस होता है, यानी कि आग जब जल रही होती है, जब आप रेस्पिरेशन करते हो और नाइट्रोजन का ऑक्साइड जब बनता है, तो इन सब में इस गैस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। कार्बन की, हीलियम की, ऑक्सीजन की या फिर हाइड्रोजन की। तो आपको पता है जो आपकी जलने की प्रक्रिया है, कंबस्शन की प्रक्रिया है, आग जब कहीं लगी होती है तो वहाँ पर कौन सी गैस का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? ऑक्सीजन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप रेस्पिरेशन करते हो तो भी क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। और जब ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है तो वहाँ पर भी किसकी प्रेजेंस होती है? ऑक्सीजन गैस की प्रेजेंस होती है। 4 फरवरी को जो आपकी पहली शिफ्ट हुई उसमें जो क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एल्वोलाई। तो एल्वोलाई का फंक्शन क्या होता है? टू हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फूड, टू एड इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, टू प्यूरिफाई ब्लड, टू प्रोवाइड अ सरफेस वेयर एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस। तो आपको पता है हमारे जो लंग्स होते हैं, हमारे जो फेफड़े होते हैं, तो फेफड़ों के अंदर जाकर जो बेलून लाइक स्ट्रक्चर होता है उसको हम क्या बोलते हैं? एल्वोलाई बोलते हैं। अब वो एल्वोलाई क्या करती है? जब उसके पास डीऑक्सीनेटेड ब्लड पहुंचता है, उसके अंदर से CO2 को बाहर निकाल लेती है और O2 को उसके अंदर फिल करने का काम करती है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देती है और उस ब्लड के अंदर ऑक्सीजन को फिल कर देती है। तो यहाँ पर क्या होता है? गैसियस एक्सचेंज होता है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है? आपका डीऑक्सीनेटेड ब्लड किस में कन्वर्ट हो जाता है? ऑक्सीनेटेड ब्लड में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमारी जो एल्वोलाई है वो हमारी किस में हेल्प करती है? गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करती है। कहाँ पर मौजूद होती है? आपके फेफड़ों के अंदर मौजूद होते हैं। बेलून लाइक स्ट्रक्चर होता है इनका। नेक्स्ट है द लॉज ऑफ इनहेरिटेंस वर डिस्कवर्ड बाय। तो लॉज ऑफ इनहेरिटेंस जो है उनकी खोज किसने की थी? चार्ल्स डार्विन ने, गैरेड ने, ह्यूगो डी बेराइज ने या फिर ग्रेगर मेंडल ने। तो आपको पता है ग्रेगर मेंडल जो है वो हमारे फादर ऑफ जेनेटिक्स कहलाते हैं, क्योंकि उन्होंने लॉज ऑफ इनहेरिटेंस दिए थे। उन्होंने पी प्लांट, हमारा जो मटर का पौधा होता है, उसके ऊपर काम किया था, 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स के ऊपर काम किया था और उन्होंने हमें जेनेटिक्स के लॉज दिए थे। इसलिए उनको हम क्या कहते हैं? फादर ऑफ जेनेटिक्स बोलते हैं। लॉज ऑफ इनहेरिटेंस देने का क्रेडिट भी किनके पास है? ग्रेगर मेंडल के पास है। नेक्स्ट है द अप्रोच बेस्ड ऑन द आइडिया दैट ऑर्गेनिज्म वर द मोर डिस्टेंटली रिलेटेड विल एक्यूमुलेट अ ग्रेटर नंबर ऑफ डिफरेंसेस इन देयर DNA इज कॉल्ड। तो देखो एक अप्रोच होता है पढ़ने, जितने आप किसी के दूर के रिश्तेदार हो उतने ही आपके डिफरेंसेस
डीएनए में ज़्यादा देखने को मिलेंगे। यानी कि अगर कोई आपकी मम्मी है तो उसके साथ आपका डीएनए बहुत मैच करेगा, अगर कोई आपकी दूर की चाची है उसके साथ आपका डीएनए इतना मैच नहीं करेगा। तो ऐसा किस अप्रोच के अंदर पढ़ाया जाता है? डीएनए स्टडी, मॉर्फोलॉजिकल अप्रोच, मॉलिक्यूलर फाइलोजेनी या फिर मेटामॉर्फोसिस। तो आपको पता है इसको हम किसके अंदर पढ़ते हैं? मॉलिक्यूलर फाइलोजेनी के अंदर पढ़ते हैं, जिसमें हम ऐसा मानते हैं जो हमारा जितना दूर का रिश्तेदार है उतना ही हमारा डीएनए उससे डिफरेंट होता है। नेक्स्ट है खराई कैमल्स आर नोन टू मेनली फीड ऑन। तो जो खराई कैमल्स है वो मेनली क्या खाते हैं? कैक्टस खाते हैं, मैनग्रोव खाते हैं, जोशुआ ट्री खाते हैं या फिर ब्रिटल बुश खाते हैं। तो देखो इनको खराई कैमल्स क्यों कहा जा रहा है? देखो ये ऐसे कैमल्स हैं जो आपको कहाँ देखने को मिलेंगे? ऐसे रीजन में देखने को मिलेंगे जहाँ पर बहुत ज़्यादा सॉल्टी कंडीशन है। तो ये गुजरात के रीजन में आपको देखने को मिलते हैं और ये क्या करते हैं? मेनली मैनग्रोव प्लांट्स के ऊपर फीड करते हैं। और ये ऐसे कैमल्स हैं जो पानी पर में भी चल सकते हैं और ज़मीन पर भी चल सकते हैं, ठीक है। और इनको इनका नाम खराई कैमल्स क्यों मिला है? क्योंकि ये खारे, वहाँ पर इतना खारापन होता है फिर भी ये वहाँ पर रह पाते हैं, इसलिए इनको ये नाम मिला है। नेक्स्ट है वू कॉइन द फ्रेज सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो ये जो फ्रेज है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट यानी कि जो सबसे ज़्यादा फिट है वही सर्वाइव कर पाएगा, ये किसने दिया? आर्किमिडीज ने, हर्बर्ट स्पेंसर ने, चार्ल्स डार्विन ने या फिर एल्बर्ट आइंस्टाइन ने? तो देखो आपको लगेगा चार्ल्स डार्विन ने दिया है। देखो जो चार्ल्स डार्विन ने अपने इवोल्यूशन की बात की, उन्होंने ज़रूर बताया कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वही नेचर में सर्वाइव कर पाता है जो सबसे फिट होता है। लेकिन ये जो फ्रेज है, ये बात जिसने कही वो कौन थे? हर्बर्ट स्पेंसर थे, ठीक है। 4 फरवरी को जो आपकी दूसरी शिफ्ट हुई उसमें जो क्वेश्चन पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉर्म ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। तो इसमें से कौन सी रिन्यूएबल एनर्जी का एग्जांपल है? पोटेंशियल एनर्जी, सोलर एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी या फिर केमिकल एनर्जी। तो आपको पता है हमारी जो विंड एनर्जी है, सोलर एनर्जी है, वो सब किसके एग्जाम्पल है? रिन्यूएबल एनर्जी के एग्जाम्पल है। इनको आप बार बार यूज कर सकते हो, हजारों साल तक बार बार इस्तेमाल कर सकते हो, ये खत्म नहीं होती हैं। नेक्स्ट है डैश इज नॉट अ कार्निवोरस और इंसेक्टिवोरस प्लांट। तो इनमें से कौन सा ऐसा पौधा है जो इंसेक्टिवोरस प्लांट नहीं है, कार्निवोरस प्लांट नहीं, यानी कि वो इंसेक्ट्स को नहीं खाता है, एनिमल्स को नहीं खाता है? सनड्यू, कॉर्कस्क्रू, मॉन्की कप या फिर टाइगर लिली। तो देखो सनड्यू जो है वो एक इंसेक्टिवोरस प्लांट है, कॉर्कस्क्रू जो है वो भी इंसेक्टिवोरस प्लांट है, मंकी कप जो है वो भी इंसेक्टिवोरस प्लांट है। यानी कि इंसेक्ट्स को खाते हैं ये सब कुछ। क्या करते हैं? इंसेक्ट को ट्रैप कर लेते हैं फिर उसको खा जाते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी सॉइल में ग्रो करते हैं जहाँ पर नाइट्रोजन की बहुत कमी होती है। तो अपने शरीर के अंदर नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए क्या करते हैं? इंसेक्ट्स को खा जाते हैं। लेकिन जो हमारा टाइगर लिली का पौधा होता है वो नॉर्मल लिली का प्लांट है। उसका नाम टाइगर लिली इसलिए क्योंकि देखो ये लिली का पौधा जो है ना, इसके ऊपर जो आपको ये डॉट डॉट दिखाई दे रहे होते हैं, ऐसे डॉट हमें किसके ऊपर दिखाई देते हैं? टाइगर के ऊपर दिखाई देते हैं, इसलिए इसका नाम टाइगर लिली है, ठीक है। ये इंसेक्टिवोरस प्लांट नहीं है। नेक्स्ट है बैम्बू फ्लावरिंग कोर्स। तो जब आपका बैम्बू जो होता है, बांस का पौधा जो होता है, जब वो फ्लावरिंग करता है, आपको पता है पहली बात तो बैम्बू का फ्लावर बहुत सालों में जाकर फ्लावर करता है, 50 या 100 साल में एक बार फ्लावर करता है और उसके बाद मर जाता है। तो जब बैम्बू फ्लावरिंग होती है तो उसकी वजह से क्या हो जाता है? रेनफॉल घट जाती है, यानी कि बारिश कम होती है, लैंड जो है वो इनफर्टाइल हो जाती है, कम उपजाऊ हो जाती है, आपके पेस्ट और इंसेक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, रैट की पॉपुलेशन, चूहों की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो देखो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। लेकिन जब आपके बैम्बू फ्लावर करते हैं, ठीक है, 50 और 100 साल में वो एक ही बार फ्लावर करते हैं, उसके बाद मर जाते हैं। लेकिन जैसे ही बैम्बू फ्लावर करते हैं तो हमारी जो चूहों की पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि उनके लिए फीडिंग मटीरियल बढ़ जाता है, खाने को उनको ज़्यादा मिलने लग जाता है। नेक्स्ट है इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट ग्रुप्स आर सीड प्रेजेंट इनसाइड द फ्रूट। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऐसा प्लांट का ग्रुप है जिसके अंदर जो हमारा बीज है वो फ्रूट के अंदर, फल के अंदर प्रेजेंट रहता है? जिम्नोस्पर्म, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स या फिर एंजियोस्पर्म। तो आपको पता है हमारे जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं उनके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? फ्लावर्स प्रेजेंट होते हैं, और फ्लावर्स बाद में किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? फ्रूट में कन्वर्ट हो जाते हैं, और इसलिए इनका जो बीज होता है वो फ्रूट के अंदर होता है। जैसे कि आप पीच को खा रहे हो, आप एप्पल को खा रहे हो, इन सब के अंदर क्या होता है? आप इसको खाते हो तो आप देखते हो अंदर से इसका बीज निकलता है। लेकिन टेरिडोफाइट्स के अंदर ऐसा नहीं होता, ब्रायोफाइट्स के अंदर ऐसा नहीं होता, जिम्नोस्पर्म के अंदर ऐसा नहीं होता। जिम्नोस्पर्म के अंदर नेकेड सीड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, कोई फ्रूट की आउटर कवरिंग प्रेजेंट नहीं होगी वहां पर। ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स में तो आपको सीड्स देखने को ही नहीं मिलते हैं, ठीक है। 5 फरवरी को जो आपकी शिफ्ट हुई 2021 पे, उसके जो क्वेश्चन पूछे गए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन सोर्स ऑफ पावर जनरेशन इन इंडिया। तो जब इंडिया में हम पावर को जनरेट करते हैं तो सबसे मेन सोर्स कौन सा है हमारा? सोलर पावर, न्यूक्लियर पावर, थर्मल पावर, हाइड्रो पावर। आज भी जो हम बिजली बनाते हैं उसका सबसे बड़ा परसेंटेज हम किसकी मदद से बनाते हैं? कोयले की मदद से बनाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? थर्मल पावर बोलते हैं।
नेक्स्ट है विच गैस इज ऑल्सो नोन एज लाफिंग गैस। तो इसमें से कौन सी गैस को हम हंसने वाली गैस बुलाते हैं, लाफिंग गैस बुलाते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड, हीलियम, मीथेन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपको पता है हमारी जो नाइट्रस ऑक्साइड है ये क्या कहलाती है, लाफिंग गैस कहलाती है। नेक्स्ट है विच ऑफ दी फॉलोइंग कैन बी यूज फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर। तो अगर आपको अपने पानी को प्यूरिफाई करना है तो आप किसका इस्तेमाल करोगे, सोडियम का, नाइट्रोजन का, एलएम का या फिर कार्बन डाइऑक्साइड का? तो आपने बहुत बार सुना होगा कि हम क्या करते हैं, पानी के अंदर फिटकरी डाल देते हैं। फिटकरी क्या होती है, एलएम होती है। इससे आपका पानी जो है वो प्यूरिफाई हो जाता है। 1 मार्च 2021 को जो क्वेश्चन पूछे गए, डैश ऑर्गन्स आर दोज ऑर्गन विच हैव द सेम बेसिक स्ट्रक्चरल डिजाइन एंड ओरिजिन बट हैव डिफरेंट फंक्शन। तो आपको बताना है कि ऐसे ऑर्गन्स को हम क्या कहते हैं जिनका अगर आप स्ट्रक्चरल डिजाइन देखोगे, ओरिजिन देखोगे, वो सब कुछ आपको सेम देखने को मिलेगा लेकिन वो काम अलग अलग करते हैं। तो आपको पता है ऐसे ऑर्गन्स को हम क्या बुलाते हैं, होमोलोगस ऑर्गन बुलाते हैं। और जो इसके अपोजिट होते हैं, जो काम तो सेम करते हैं लेकिन उनका इंटरनल स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, उन ऑर्गन्स को हम क्या बुलाते हैं, एनालॉगस ऑर्गन्स बुलाते हैं। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स डज नॉट कंट्रीब्यूट टू स्पेसिएशन। तो इसमें से कौन सा फैक्टर जो है वो नई स्पीसीज की फॉर्मेशन में हमारी हेल्प नहीं करता है? जेनेटिक ड्रिफ्ट, वेरिएशन, जोग्राफिकल आइसोलेशन या फिर डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। तो देखो जेनेटिक ड्रिफ्ट हमारी हेल्प करता है नई स्पीसीज के बनने में, वेरिएशन भी हमारी हेल्प करती है जिसकी वजह से नई स्पीसीज बन जाती है। अगर किसी का जोग्राफिकल आइसोलेशन हो गया तो उसकी वजह से भी न्यू स्पीसीज बन जाती है, लेकिन डाइवर्जेंट इवोल्यूशन जो है वो स्पीसीज फॉर्मेशन में हमारी हेल्प नहीं करता है। नेक्स्ट है विच ऑफ दी फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर ग्रेगर मेंडल लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। तो आपको पता है ग्रेगर मेंडल, जिनको हम फादर ऑफ जेनेटिक्स बुलाते हैं, उन्होंने लॉ ऑफ इनहेरिटेंस दिया। तो इनमें से कौन सा लॉ उन्होंने नहीं दिया है? लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ बायोपिक्स, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो आपको पता है लॉ ऑफ डोमिनेंस उन्होंने दिया है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन उन्होंने दिया है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट उन्होंने दिया है, लेकिन लॉ ऑफ बायोपिक्स की बात ग्रेगर मेंडल नहीं करते हैं। नेक्स्ट है द अर्लीस्ट मेंबर ऑफ द ह्यूमन स्पीसीज होमो सेपियंस कैन बी ट्रेस्ड बैक टू। तो देखो हमारे जो ह्यूमंस है, ह्यूमंस का साइंटिफिक नेम क्या है, होमो सेपियंस है। तो हमारे जो पूर्वज है उनको हम कहाँ से ट्रेस बैक कर सकते हैं? सबसे पहले वो कहाँ पर पाए गए थे जहाँ से वो पूरी दुनिया में चले गए? एशिया, नॉर्थ अमेरिका, अंटार्कटिका या फिर अफ्रीका? तो आपको पता है हमारे जो पूर्वज है वो कहाँ पाए जाते थे, अफ्रीका में पाए जाते थे, और उसके बाद वो अलग अलग पार्ट्स में चले गए हैं। ठीक है, अब तो पूरी दुनिया में देखने को मिलते हैं ह्यूमंस, लेकिन उनकी अगर आपको हिस्ट्री ट्रेस बैक करनी है तो वो कहाँ से ट्रेस बैक होती है, अफ्रीका से ट्रेस बैक होती है। नेक्स्ट है सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग इंडिविजुअल्स हैव डैश कॉपीज ऑफ जीन्स इन द सेम ट्रेट। तो एक सेम ट्रेट के लिए सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग इंडिविजुअल्स के पास कितनी कॉपीज प्रेजेंट होती है? तो 2 कॉपी प्रेजेंट होती है, एक मम्मी से आती है, एक पापा से आती है। ठीक है, तो 2 कॉपीज प्रेजेंट होती है। 2 मार्च को जो आपकी शिफ्ट हुई उसमें जो क्वेश्चन पूछा गया, हाइड्रोपोनिक्स का मतलब क्या है? फार्मिंग इज डन यूजिंग मशीन, क्रॉप्स आर प्लांटेड ऑन लार्ज स्टेट, cultivation of crop and rearing of animals are done together, plants are grown in mineral nutrient solution and without soil। तो आपको पता है हाइड्रो का मतलब होता है पानी। ठीक है, तो हाइड्रोपोनिक्स का मतलब होता है जब आप पौधों को किसमें उगा रहे हो, मिनरल न्यूट्रिएंट के अंदर उगा रहे हो, बिना मिट्टी के उगा रहे हो, सिर्फ आपने क्या करा हुआ है, पानी डाला हुआ है, पानी के अंदर आपने इंपॉर्टेंट मिनरल न्यूट्रिएंट्स डाल दिए हैं जो हमारे प्लांट की ग्रोथ के लिए एसेंशियल है। इसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोपोनिक्स बोलते हैं। देखो 2 टर्म्स आपने बहुत बार सुने होंगे, एक होता है हाइड्रोपोनिक्स और एक होता है एरोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स का मतलब होता है जब हम अपने प्लांट्स को ग्रो करते हैं पानी के अंदर, और उसी के अंदर पानी के अंदर ही हम सारे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स डाल देते हैं जो प्लांट की ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे कि सोचो नाइट्रोजन इंपॉर्टेंट है, वो मैंने उसमें डाल रखा होगा, फॉस्फोरस इंपॉर्टेंट है, डाल रखा होगा, जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट चाहिए मेरे प्लांट को ग्रोथ करने के लिए वो सब मैंने पानी के अंदर ही डाल रखे होंगे। इसको हम कहते हैं हाइड्रोपोनिक्स। फिर एक दूसरा टर्म आता है एरोपोनिक्स। एरोपोनिक्स का मतलब होता है जिसमें क्या होता है, आप हवा में उगा रहे हो उनको। तो देखो आपको इनकी है ना रूट्स दिखाई दे रही है, इनकी जो रूट्स होती है इनके ऊपर हम स्प्रे करते हैं, मिस्ट स्प्रे करते हैं यहाँ पर, और इस मिस्ट के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, सारे इंपॉर्टेंट मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, एरोपोनिक्स बोलते हैं। आजकल हम हाइड्रोपोनिक्स और एरोपोनिक्स पे बहुत ध्यान देते हैं, ऐसा हम इसलिए करते हैं क्योंकि जो सॉइल है, जितनी हमारी प्रोडक्शन की लिमिट है वो कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि सॉइल हमारे पास इतनी नहीं है, जितने ज़्यादा लोग हो गए हैं, जितना खाना हमें प्रोड्यूस करना है उनके लिए। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हाइड्रोपोनिक्स एंड एरोपोनिक्स की मदद से क्रॉप को कल्टीवेट करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ दी फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस। तो इसमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन या फिर हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। तो देखो मीथेन जो है वो एक ग्रीन हाउस गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड भी ग्रीन हाउस गैस है, ऑक्सीजन जो है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन जो है वो सिंथेटिक ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है,
नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। तो जब आप अपने नर्वस सिस्टम की बात करते हो, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, इन सब की बात कर रहे हो, तो वहां पर जो बेसिक यूनिट है वो कौन है? तो आपको पता है हमारे नर्वस सिस्टम की जो बेसिक यूनिट होती है वो होती है न्यूरॉन्स, और हमारी किडनी की जो बेसिक यूनिट होती है वो होती है नेफ्रॉन्स। इनमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, नर्वस सिस्टम पूछा है कि एक्सक्रीटरी सिस्टम पूछा है। एक्सक्रीटरी सिस्टम की होती है नेफ्रॉन्स और नर्वस सिस्टम की होती है न्यूरॉन्स। नेक्स्ट है डैश रेवोल्यूशन वाज द सडन इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ एडिबल ऑयल ड्यू टू प्लांटेशन ऑफ हाइब्रिड ऑयल सीड। तो आपको बताना है कि कौन से रेवोल्यूशन के दौरान बहुत ज़्यादा एडिबल ऑयल का प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज हो गया था, क्योंकि हाइब्रिड ऑयल सीड का इस्तेमाल किया जा रहा था क्या करने के लिए? ऑयल सीड को उगाने के लिए। गोल्डन, ब्राउन, येलो या फिर ब्लैक। तो आपको पता है येलो रेवोल्यूशन हम किसको बुलाते हैं? जब हम अपने एडिबल ऑयल के प्रोडक्शन को इंक्रीज करते हैं। बाकी के सारे रेवोल्यूशन मैं आपको बता चुकी हूँ, तो आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे कि गोल्डन, ब्राउन एंड ब्लैक में हम किन के प्रोडक्शन को इंक्रीज करने की बात करते हैं। नेक्स्ट है फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, विच कलर्स लाइट रेंज लीस्ट अफेक्ट्स द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो आपको पता है जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो किसके प्रेजेंस में होता है? सनलाइट के प्रेजेंस में होता है। लेकिन कौन से कलर का सबसे कम फर्क पड़ता है हमारे फोटोसिंथेसिस का जो रेट होता है? रेड, ग्रीन, येलो या फिर ब्लू। तो देखो ग्रीन का सबसे कम फर्क पड़ता है, क्योंकि आपको पता है हमारी जो पत्तियां होती है वो ग्रीन कलर की होती है, इसलिए वो ग्रीन कलर को इतना एब्जॉर्ब नहीं करती हैं, रिफ्लेक्ट ज्यादा करती हैं। ठीक है, तो ग्रीन का सबसे कम असर पड़ता है। नेक्स्ट है 3 मार्च को जो हमारी शिफ्ट हुई 2021 में, उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए, द एनिमल्स दैट ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड। तो ऐसे एनिमल जो प्लांट्स को भी खाते हैं और एनिमल्स को भी खाते हैं उनको हम क्या कहते हैं? कार्निवोर, हार्बीवोर, ओमनीवोर या फिर नन ऑफ दीज। तो आपको पता है जो सिर्फ प्लांट्स को खाते हैं उसको हम बोलते हैं हार्बीवोर, जो सिर्फ एनिमल्स को खाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? कार्निवोर, और जो प्लांट्स और एनिमल प्रोडक्ट दोनों को खाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? ओमनीवोर। जैसे कि ह्यूमंस, हम लोग मीट भी खाते हैं और हम प्लांट प्रोडक्ट्स भी खाते हैं। अब लोग ये मत बोलेगा कि हम तो मीट नहीं खाते हैं, जो लोग वेजिटेरियन है वो अलग बात है, बट हम ओमनीवोर के अंदर ही आते हैं। ठीक है, हम खा सकते हैं अगर हम चाहे, वो हमारा चॉइस है अगर हम नहीं खा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है द फादर ऑफ मॉडर्न बॉटनी। तो आपको बताना है कि मॉडर्न बॉटनी के फादर कौन है? एडवर्ड जेनर, ग्रेगर मेंडल, कार्ल लिनियस या फिर लुईस पास्चर। तो आपको पता है वैक्सीनेशन के फादर है एडवर्ड जेनर, ग्रेगर मेंडल हमारे जेनेटिक्स के फादर है, लुईस पास्चर हमारे पास्चराइजेशन के फादर है। ठीक है, लेकिन हमारे मॉडर्न बॉटनी के फादर है कार्ल लिनियस। और अगर आप कन्वेंशनल बॉटनी की बात करो, अगर आपसे पूछा जाए कि बॉटनी के फादर कौन है, तो उसका आंसर क्या होता है? थियोफास्ट्रस होता है। ठीक है, थियोफास्ट्रस हमारे बॉटनी के फादर हैं। लेकिन अगर मॉडर्न बॉटनी की बात हो रही है तो उसमें हमारे फादर है कार्ल लिनियस। नेक्स्ट है वो कॉइन द टर्म प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म जो है वो टर्म किसने कॉइन की? रॉबर्ट हुक ने, ग्रेगर मेंडल ने, चार्ल्स डार्विन ने या फिर पुरकंजे ने। तो आपको पता है सबसे पहले हमारे सेल की डिस्कवरी कॉर्क की मदद से किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। ग्रेगर मेंडल ने क्या किया? पी प्लांट के ऊपर काम किया और जेनेटिक्स के लॉज हमें दिए। चार्ल्स डार्विन जो है उन्होंने किसके ऊपर काम किया था? इवोल्यूशन के ऊपर काम किया था। और जो हमारी टर्म है प्रोटोप्लाज्म उसको किसने कॉइन किया है? पुरकंजे ने कॉइन किया है। नेक्स्ट है विच ऑफ दी फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ एनिमल टिश्यू। तो इसमें से कौन सा एनिमल टिश्यू का प्रकार नहीं है? ठीक है, जानवरों के अंदर पाए जाने वाले उत्तक नहीं है। एपिथेलियल टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू। तो आपको पता है एनिमल के अंदर एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होता है। आपकी जो स्किन है वो क्या है? एपिथेलियल टिश्यू है। कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड, बोन, ये सब क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है। आपकी जो मसल्स है वो क्या है? मस्कुलर टिश्यू है। लेकिन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं? हमारे प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है डिफ्यूजन इज अ प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिजम्स कैन ब्रीड, ऑक्सीजन कैन मूव अक्रॉस द व्हाइट ब्लड सेल, ऑक्सीजन कैन मूव अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आर पार जब ऑक्सीजन मूव कर सकता है इसको हम क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन बोलते हैं। और अगर पानी मूव कर सकता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस बोलते हैं। तो वाटर की मूवमेंट ऑस्मोसिस कहलाती है और हमारी गैसेस का मूवमेंट क्या कहलाता है? डिफ्यूजन कहलाता है। नेक्स्ट है 4 मार्च 2021 को पूछा गया व्हाट डू द लेटर्स एनपीके ऑन अ फर्टिलाइजर पैक इंडिकेट। अगर आप कभी है ना फर्टिलाइजर का पैकेट खरीद के लाए हो तो उसके ऊपर है ना एनपीके लिखा होता है। तो एनपीके का मतलब क्या है? नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, नाइट्रिक एसिड, फॉस्फोरस, पोटेशियम, नाइट्रोजन, फॉस्फोरिक एसिड, पोटेशियम। तो आपको पता है नाइट्रोजन का मतलब एन का मतलब है, तो आपको पता है एन का मतलब है नाइट्रोजन, पी का मतलब है फॉस्फोरस और के का मतलब है पोटेशियम। ठीक है,
तो एनपीके फर्टिलाइजर का मतलब होता है जब आप अपनी ज़मीन में एनपीके फर्टिलाइजर को दोगे तो उसके अंदर नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम की जो कमी है वो पूरी हो जाएगी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ सी एनर्जी। तो इसमें से कौन सा सी एनर्जी का सोर्स नहीं है? टाइडल एनर्जी, ओशन थर्मल एनर्जी, वेव एनर्जी या फिर सोलर एनर्जी। तो आपको पता है टाइडल एनर्जी टाइड्स के आने से मिलती है तो सी से मिलेगी। ओशन थर्मल एनर्जी कहाँ से मिलती है? सी से मिलती है। वेव एनर्जी, वेव्स कहाँ पर आती है? सी के अंदर आती है, समुद्र के अंदर आती है। लेकिन जो सोलर एनर्जी है वो कहाँ से आती है? सूरज से आती है। नेक्स्ट है डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी कॉजेस। तो देखो विटामिन सी जो है ना वो एग्जामिनर का फेवरेट होता है, आपको विटामिन का लेक्चर इसके लिए जाके देखना है। विटामिन सी का साइंटिफिक नेम है एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी की जब आपके शरीर में कमी हो जाती है तो आपको हो जाती है स्कर्वी नाम की बीमारी, जिसमें क्या होता है आपके मसूड़ों से खून आता है। गोइटर आपको कब होता है? जब आपके डाइट के अंदर आयोडीन की कमी होती है। बेरीबेरी आपको कब होता है? जब आपके शरीर के अंदर विटामिन B1 की कमी होती है। लॉस ऑफ विजन आपको कब फेस करना पड़ता है? जब आपके शरीर के अंदर विटामिन ए की बहुत कमी हो जाती है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को जब क्लासिफाई करते हैं तो सबसे बेसिक यूनिट, सबसे छोटी यूनिट कौन है? ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। तो देखो सबसे पहले क्या आता है? सबसे बड़ी यूनिट कौन है? किंगडम। फिर कौन आता है? फाइलम। फिर आता है क्लास, फिर आता है ऑर्डर, फिर आता है फैमिली, फिर आता है जीनस, फिर आता है स्पीसीज। तो सबसे छोटी यूनिट कौन है? स्पीसीज है। सबसे ज्यादा अगर आपको अपने सबसे रिलेटेड देखना है किसी को तो आप किसको देखोगे? स्पीसीज को देखोगे। और आपको बहुत दूर के फैक्टर्स देखने हैं तो आप किसको देखोगे? किंगडम को देखोगे। ठीक है, तो सबसे बेसिक यूनिट कौन है? स्पीसीज है। इंसेक्ट ब्रीथ थ्रू। तो जो आपके कीड़े मकोड़े होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, वो किसकी मदद से सांस लेते हैं? स्किन की मदद से, लंग्स की मदद से, गिल्स की मदद से या फिर स्पाइरिकल्स की मदद से। तो देखो स्किन की मदद से कौन ब्रीथ करता है? आपका जो फ्रॉग होता है, मेंढक होता है, जो आपका अर्थवर्म होता है, ठीक है, केचुआ होता है, वो किसकी मदद से सांस लेते हैं? स्किन की मदद से ब्रीथ करते हैं। लंग्स की मदद से कौन ब्रीथ करता है? आप और मैं किसकी मदद से ब्रीथ करते हैं? लंग्स की मदद से। हमारे जो पक्षी होते हैं वो किसकी मदद से ब्रीथ करते हैं? लंग्स की मदद से। गिल्स, जो हमारे पानी में रहने वाले जानवर होते हैं वो किसकी मदद से ब्रीथ करते हैं? गिल्स की मदद से। हमारी जो फिशेज होती है उनके पास क्या प्रेजेंट होते हैं? गिल्स प्रेजेंट होते हैं। और जो हमारे इंसेक्ट्स होते हैं वो किसकी मदद से ब्रीथ करते हैं? स्पाइरिकल्स की मदद से ब्रीथ करते हैं। 5 मार्च को जो हमारी शिफ्ट हुई 2021 में, उसमें जो क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट इज सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। तो सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन का मतलब क्या है? ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन अदर एनिमल्स एंड शेयर न्यूट्रिशन। ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स ऑन प्लांट्स फॉर न्यूट्रिशन। ऑर्गेनिज्म टेक फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर। ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन इंसेक्ट्स फॉर न्यूट्रिशन। तो आपको पता है सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन का मतलब होता है जब आप डेड एंड डिकेइंग मटेरियल से अपना जो न्यूट्रिशन है वो डिराइव करते हो, इसको हम क्या बोलते हैं? सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। जो अपना खाना खुद बना सकते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं। जो प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट है, दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट है, उनको हम क्या बोलते हैं? हेटेरोट्रॉफ्स बोलते हैं। अगर आप किसी होस्ट की बॉडी से अपना न्यूट्रिशन डिराइव करते हो, उसको नुकसान पहुंचाते हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? पैरासिटिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। नेक्स्ट है द डिफरेंट पैटर्न फॉर्म्ड बाय डिफरेंट ग्रुप ऑफ स्टार इज कॉल्ड। तो जब आप आसमान में रात में देखते हो तो आपको बहुत सारे सितारे दिखाई दे रहे होते हैं, तारे दिखाई दे रहे होते हैं। तो वो है ना, वहाँ पर जो पैटर्न बनाते हैं, अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पर तो मुझे एक बिजली दिखाई दे रही है, यहाँ पर तो मुझे एक बल्ब दिखाई दे रहा है, यहाँ पर तो मुझे एक हंटर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर तो मुझे सप्तऋषि दिखाई दे रहा है, तो ये सबको आप क्या बोलते हो? इस डिफरेंट पैटर्न को आप क्या बोलते हो? तो इसको हम क्या कहते हैं? कॉन्स्टिलेशंस बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर ड्रॉबैक ऑफ न्यूक्लियर पावर जनरेशन। तो आप न्यूक्लियर पावर जनरेशन से जब इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हो तो कौन सा उसका ड्रॉबैक नहीं है? स्टोरेज एंड डिस्पोजल ऑफ यूज्ड फ्यूल, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, एक्सीडेंटल लीकेज या फिर हाई कॉस्ट। तो देखो हमारे लिए न्यूक्लियर पावर प्लांट के थ्रू जब हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि उसको हम स्टोर कैसे करेंगे और जो फ्यूल यूज हो जाएगा उसको हम डिस्पोज ऑफ कैसे करेंगे। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन करना प्रॉब्लम नहीं है, इसीलिए तो यूज़ कर रहे हैं हम, क्योंकि हमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करनी है इस मेथड से। तो ये तो इसका एडवांटेज है। एक्सीडेंटल लीकेज, यस, ये हमें बहुत ज़्यादा डर रहता है कि गलती से भी रेडिएशन जो है वो लीक ना हो जाए, क्योंकि आपको पता है एक बार अगर न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर से रेडिएशन रिलीज होती हैं तो वो बहुत टाइम तक वहाँ के रहने वाले प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन सबको बहुत नुकसान पहुँचाती हैं। ठीक है, जनरेशन टू जनरेशन नुकसान पहुँचाती है। हाई कॉस्ट, आपको पता है जब हम न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाते हैं बहुत पैसा लगता है, बहुत ज़्यादा पैसा लगता है। ठीक है, तो हाई कॉस्ट जो है वो ड्रॉबैक है। नेक्स्ट है व्हाट इज मेंट बाय डेंटल कैरीज। तो डेंटल कैरीज का मतलब क्या होता है? स्टिकिंग ऑफ फूड पार्टिकल टू द टूथ, टूथ डिके, इन्फ्लेमेशन ऑफ द टूथ, वाइटनिंग ऑफ द टूथ।
तो डेंटल कैरीज का मतलब होता है आपके जो दांत है वो सड़ने लगे हैं, खराब होने लगे हैं, तो आपके टूथ जो है वो डिके होने लगे हैं। आपको पता है टूथ डिके कब स्टार्ट होता है? जब आपके मुंह का जो पीएच है वो 5.5 से नीचे जाने लग जाता है। आपके दांतों के अंदर जो फूड पार्टिकल्स फंसे हुए हैं उनके ऊपर क्या होने लगा है? बैक्टीरिया ग्रो करने लगे हैं, उन्होंने प्लाक की एक लेयर बना ली है। अब सलाइवा क्या है, उनको न्यूट्रलाइज नहीं कर पा रहा है, तो इसकी वजह से क्या होता है? टूथ डिके स्टार्ट हो जाता है। इसलिए जो बच्चे बहुत ज़्यादा टॉफ़ी खाते हैं, ठीक है, और उसके बाद वो शाम में ब्रश करके नहीं सोते हैं, तो उनके दांत क्या है, बहुत जल्दी सड़ जाते हैं, खराब हो जाते हैं। बड़ों के साथ भी हो सकता है अगर वो शुगर खाते हैं, ऐसे करके। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स आर यूज टू कंट्रोल। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स को आप क्या कंट्रोल करने के लिए यूज करते हो? नॉइस पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, वाटर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, फिर विजुअल पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए। तो आपको पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स का इस्तेमाल हम किस लिए करते हैं? एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है ऑर्गेनिजम्स दैट कैन मेक फूड देमसेल्फ फ्रॉम सिंपल सब्सटेंस और कॉल्ड। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना सिंपल सब्सटेंस से खुद बना सकते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? हेटेरोट्रॉप्स, ऑटोट्रॉप्स, सेप्रोट्रॉप्स, होलोजोइक ऑर्गेनिज्म। तो आपको पता है जो अपना खाना स्वयं बना सकते हैं उनको हम कहते हैं ऑटोट्रॉप्स। जो अपने खाने के लिए दूसरों पर डिपेंडेंट रहते हैं उनको हम बोलते हैं हेटेरोट्रॉप्स। जो डेड एंड डिकेइंग मटेरियल से अपना खाना प्राप्त करते हैं उनको हम बोलते हैं सेप्रोट्रॉप्स, ठीक है। नेक्स्ट है गोइटर इज कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ। तो गोइटर जिसमें घेंगा रोग, आपका जो गले का साइज है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, वो किसकी डेफिशिएंसी की वजह से होता है? कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम या फिर आयोडीन। तो जब आपके खाने में नमक के अंदर आयोडीन की मात्रा कम होती है तो इसकी वजह से क्या हो जाता है? आपका थायराइड ग्लैंड जो है वो साइज में बढ़ने लग जाता है, जिसकी वजह से आपको घेंगा रोग या फिर गोइटर हो जाता है। इसलिए आपको आयोडाइज सॉल्ट जो है वो इस्तेमाल करना चाहिए। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। इनमें से कौन सी ऐसी बीमारी है जो बैक्टीरिया की वजह से होती है? मीजल, मम्स, चिकन पॉक्स या फिर डिप्टेरिया। तो आपको पता है मीजल, मम्स, चिकन पॉक्स ये सब किसकी वजह से होते हैं? वायरस की वजह से होते हैं। डिप्टेरिया जो है वो कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्टेरिया नाम के बैक्टीरिया की वजह से होने वाली बीमारी है, जो एक बैक्टीरियल डिजीज है। नेक्स्ट है विच विटामिन कीप्स आवर आईज एंड स्किन हेल्दी। तो आपको बताना है कौन सा विटामिन जो है वो आपकी आंखों को और स्किन को हेल्दी रखने का काम करता है? विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन ई या फिर विटामिन ए। तो आपको पता है ऐसा कौन करता है? विटामिन ए करता है। जब आपके शरीर में विटामिन ए की कमी हो जाती है तो आपकी जो नाइट ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम आप फेस करने लग जाते हो। विटामिन ए का साइंटिफिक नेम होता है रेटिनॉल, ठीक है। विटामिन डी का साइंटिफिक नेम होता है कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई का साइंटिफिक नेम होता है टोकोफेरॉल। तो आपको विटामिन का लेक्चर जरूर देखना चाहिए क्योंकि विटामिन से बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। नेक्स्ट है द रिपीटेड रिफ्लेक्शन दैट रिजल्ट इन द परसिस्टेंस ऑफ साउंड इज कॉल्ड। तो जब भी कभी आप थिएटर में जाते हो तो आपने देखा है कि वहाँ पर स्क्रीन तो सामने लगी है लेकिन फिर भी आपको है ना इतनी प्रॉपर आवाज़ आ रही होती है। तो वो प्रॉपर आवाज़ हमें किसकी वजह से आती है? एक रिपीटेड रिफ्लेक्शन की वजह से आती है। और वो रिपीटेड रिफ्लेक्शन क्या करता है? परसिस्टेंस ऑफ साउंड को क्रिएट करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? रेवर्बरेशन बोलते हैं, ठीक है, जो थिएटर्स में इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है द टेक्नोलॉजी दैट यूजेस द रिफ्लेक्शन ऑफ अल्ट्रासाउंड वेव्स टू प्रोड्यूस इमेजेस ऑफ द हार्ट। तो आपको बताना है एक ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में जिसमें आपके हार्ट की जो है इमेज बनाई जाती है, किसका इस्तेमाल करके? अल्ट्रासाउंड वेव की यूज करके। तो उसको हम क्या बोलते हैं? सोनोग्राफी, अल्ट्रासोनोग्राफी, इकोकार्डियोग्राम या फिर इकोकार्डियोग्राफी। तो इसको हम क्या बोलते हैं? जब आपकी हार्ट की इमेज अल्ट्रासाउंड की मदद से बनाई जाती है इसको हम बोलते हैं इकोकार्डियोग्राफी। 5 मार्च को जो आपकी दूसरी शिफ्ट थी उसमें जो क्वेश्चन पूछा गया, ट्रैकिया इज अ पार्ट ऑफ दैट सिस्टम ऑफ द ह्यूमन बॉडी, एक्सक्रीटरी, कार्डियक, डाइजेस्टिव या फिर रेस्पिरेटरी। तो आपको पता है आपका ट्रैकिया कहाँ पर प्रेजेंट होता है? आपके नेक रीजन में प्रेजेंट रहता है, आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है। नेक्स्ट है विच सेल ऑर्गेनल इज नोन एज सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। तो आपको एक ऐसे सेल ऑर्गेनल के बारे में बताना है जिसको हम सुसाइडल बैग बोलते हैं। इसको हम सुसाइडल बैग क्यों बोलते हैं? देखो हमारे सेल के अंदर जितने भी टूटे फूटे पार्टिकल्स है, जितने भी बैक्टीरिया घूम रहे हैं, जितने भी वायरस घूम रहे हैं, उन सबको खा जाने का काम कौन करता है? ये सेल ऑर्गेनल करता है। फिर ये बाद में ना अगर इसका ही कोई पार्ट फट गया है उसको भी खा जाता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? सुसाइडल बैग बोलते हैं, डाइजेस्टिव बैग बोलते हैं। गोल्जी बॉडी, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया या फिर लाइजोसोम। तो आपको पता है हमारे जो लाइजोसोम है वो क्या कहलाते हैं? सुसाइड बैग या फिर डाइजेस्टिव बैग कहलाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया क्या कहलाता है? पावर हाउस ऑफ द सेल कहलाता है। क्लोरोप्लास्ट क्या कहलाता है? किचन ऑफ द सेल कहलाता है। नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग कॉटन फाइबर फ्रॉम सीड इज कॉल्ड। तो जब आप कॉटन के बॉल्स को तोड़ते हो तो उसके अंदर है ना सीड्स भी फंसे होते हैं। तो सीड्स को जब आप बाहर निकालते हो और कॉटन फाइबर को अलग करते हो तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? स्पिनिंग, कार्डिंग, स्कचिंग या फिर गिनिंग। तो आपको पता है सीड्स को बाहर निकालने का जो प्रोसेस होता है और फाइबर को अलग करने का जो प्रोसेस होता है इसको हम क्या बोलते हैं? गिनिंग बोलते हैं।
नेक्स्ट है 7 मार्च को जो हमारी शिफ्ट हुई 2021 की, उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लांट हार्मोन। तो इसमें से कौन सा प्लांट के अंदर मौजूद हार्मोन नहीं होता है? इथिलीन, एब्सिसिक एसिड, जिब्रेलिन्स या फिर प्रोलैक्टिन। तो आपको पता है हमारे प्लांट हार्मोन के अंदर कौन कौन आते हैं? ऑक्सिन, इथिलीन, एब्सिसिक एसिड, जिब्रेलिन्स, ये सब क्या है? हमारे प्लांट हार्मोन है। लेकिन जो प्रोलैक्टिन है वो किसके अंदर पाया जाता है? वुमेन के अंदर पाया जाता है। ठीक है, सो ह्यूमंस के अंदर प्रेजेंट होता है लेकिन प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट नहीं होता है। नेक्स्ट है वर्ल्ड हेल्थ डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो आपको पता है वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है 7 अप्रैल को। नेक्स्ट है विच इक्विपमेंट इज यूज टू ट्रांसफॉर्म इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। तो आपको बताना है कि कौन सा इक्विपमेंट जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करता है? बैटरी, इलेक्ट्रिक मोटर, कैंडल या फिर फोटो सेल। तो आपको पता है हमारा इलेक्ट्रिक मोटर क्या करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करता है। नेक्स्ट है ओजोन लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिवेंटिंग हार्मफुल यूवी रेज टू एंटर द अर्थ एटमॉस्फेयर। विच ऑफ द हाइड्रोकार्बन इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। तो आपको पता है हमारे एटमॉस्फेयर में एक लेयर प्रेजेंट है जिसको हम क्या बोलते हैं? ओजोन लेयर बोलते हैं। ओजोन का फॉर्मूला होता है O3, जिसका काम होता है कि सूरज से जो भी हार्मफुल रेडिएशन आ रही है, यूवी रेडिएशन आ रही है, उनको अर्थ के एटमॉस्फेयर तक ना पहुंचने दे, क्योंकि यूवी रेडिएशन जो है वो हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम कॉज करती है। तो आपको बताना है कि ओजोन को डिप्लीट करने में बहुत सारी चीजें जो है वो रिस्पॉन्सिबल है, बट इनमें से कौन सा हाइड्रोकार्बन जो है वो ओजोन के डिप्लीशन में पार्ट नहीं लेता है? प्रोपेलेंट्स, रेफ्रिजरेंट्स, फोम ब्लोइंग एजेंट्स या फिर एस्फॉल्ट। तो आपको पता है प्रोपेलेंट की वजह से ओजोन लेयर डिप्लीट होती है, बिल्कुल होती है। रेफ्रिजरेंट्स की वजह से होती है, बिल्कुल होती है। फोम ब्लोइंग एजेंट की वजह से होती है, बिल्कुल होती है। बट एस्फॉल्ट की वजह से हमारी ओजोन लेयर डिप्लीट नहीं होती है। 21 मार्च 2021 को जो हमारे क्वेश्चन पूछे गए, द जेली लाइक सब्सटेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑप्टिक, साइटोप्लाज्म, एमनियोटिक या फिर प्लूरल। तो आपको पता है हमारी सेल मेम्ब्रेन के अंदर और न्यूक्लियस के बीच में एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म बोलते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज द ट्री फ्रॉग। तो इसमें से किसको हम ट्री फ्रॉग बोलते हैं? क्योंकि ये ना ट्री पे बहुत आराम से रह पाता है। राना टिग्रेना, टोड, सैलेमेंडर या फिर हाइला। तो आपको पता है ट्री फ्रॉग हम किसको बोलते हैं? हाइला को बोलते हैं, क्योंकि ये ट्री पे बहुत आराम से रह पाता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन सिक्रीट बाइल जूस। तो बाइल जूस को सिक्रीट करने का काम कौन करता है? हार्ट, किडनी, ब्रेन या फिर लिवर। तो आपको पता है हमारा जो लिवर है वो बाइल जूस को सिक्रीट करने का काम करता है। फिर हमारा बाइल जूस जो है वो जाकर गॉल ब्लैडर में स्टोर हो जाता है और फिर ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचकर क्या करता है? वहाँ पर जो एसिडिक कंडीशन है उसको बेसिक कंडीशन में कन्वर्ट करने का काम करता है, और जो वहाँ पर फैट के बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स है उनको स्मॉल पार्टिकल्स में तोड़ने का काम करता है। नेक्स्ट है वो गेव द टर्म होमोसेपियंस। तो आपको पता है ह्यूमन का जो साइंटिफिक नेम होता है वो क्या होता है? होमोसेपियंस होता है। तो ये टर्म किसने दी है? डार्विन ने, मिलर ने, कार्ल लीनियस ने या फिर ग्रेगर मेंडल ने। तो होमोसेपियंस का जो टर्म है वो किसने दिया है? कार्ल लीनियस ने दिया है। 1 अप्रैल 2021 की जो हमारी शिफ्ट थी उसमें जो क्वेश्चन पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ एग्जांपल ऑफ मैन मेड फाइबर। तो इनमें से कौन सा मैन मेड फाइबर का एग्जांपल है? सिल्क, कॉटन, जूट या फिर रेयन। तो आपको पता है सिल्क हमें किससे मिलता है? नेचर से मिलता है, एक सिल्क वॉर्म नाम का जो इंसेक्ट होता है उससे मिलता है। कॉटन हमें किससे मिलता है? प्लांट से मिलता है, तो ये भी कैसा फाइबर है? नेचुरल फाइबर है। जूट हमें किससे मिलता है? प्लांट से मिलता है, तो ये भी कैसा फाइबर है? नेचुरल फाइबर है। बट जो रेयन है वो मैन मेड फाइबर है। नेक्स्ट है विच हार्मोन रेगुलेट द ब्लड शुगर लेवल इन द बॉडी। तो हमारे शरीर के अंदर, हमारे ब्लड के अंदर जब शुगर का लेवल इंक्रीज हो जाता है तो कौन सा हार्मोन उसे रेगुलेट करने का काम करता है? टेस्टोस्टेरोन, थायराइड, एड्रेनल या फिर इंसुलिन। तो हमारे ब्लड के अंदर जैसे ही शुगर का लेवल इंक्रीज होता है तो उसको दोबारा से कंट्रोल करने का काम कौन करता है? इंसुलिन नाम का हार्मोन करता है। इंसुलिन को हमारे शरीर में बनाने का काम कौन करता है? पैनक्रियास करती है। नेक्स्ट है नेम द टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच द ऑर्गेनिज्म टेक द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर। तो मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ कि डेड एंड डिकेइंग मैटर से जो अपना न्यूट्रिशन लेते हैं उनको हम क्या बुलाते हैं? सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन बुलाते हैं। जो इंसेक्ट्स को खाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? इंसेक्टिवोरस न्यूट्रिशन बोलते हैं। जो दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोलते हैं, जैसे कि प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट है या एनिमल्स के ऊपर डिपेंडेंट है। और जो अपना खाना खुद बना सकते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ खरीफ क्रॉप। तो इसमें से कौन सी खरीफ की क्रॉप नहीं है? ज्वार, बाजरा, पैडी या फिर वीट। तो आपको पता है पैडी हम किसको बोलते हैं? राइस को बोलते हैं। तो ज्वार, बाजरा और राइस जो है वो हमारी कैसी क्रॉप है? खरीफ की क्रॉप है। लेकिन जो वीट है, हमारा जो गेहूं है, वो कैसी क्रॉप है? रबी की क्रॉप है। नेक्स्ट है
व्हाट इज द नेम ऑफ गंगा क्लीन अप प्रोग्राम लॉन्च्ड इन 2014? तो गंगा को साफ करने के लिए 2014 में एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया था, उसका नाम आपको बताना है। क्लीन गंगा प्लान, गंगा एक्शन प्लान, नमामि गंगे या फिर गंगा क्लीन अप प्रोग्राम। तो इसको हम क्या बोलते हैं? नमामि गंगे बोलते हैं। 2014 में जो प्रोग्राम लॉन्च किया गया। नेक्स्ट है द नेचुरल एजिंग ऑफ अ लेक बाय न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट ऑफ इट्स वाटर इज टर्म्ड एज। तो देखो, जब आपकी लेक होती है, ठीक है, जब आप शुरू में उसे देखते हो ना, एकदम साफ होती है, उसका पानी एकदम साफ होता है, धीरे धीरे आप देखते हो उसके अंदर है ना न्यूट्रिएंट्स का लेवल बढ़ते जा रहा है और एल्गी ग्रो कर जाती है, एल्गल ब्लूम जिसको हम बोलते हैं। तो ये किस प्रोसेस की वजह से होती है? न्यूट्रिएंट जो इनरिच हो गए, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? अगर इसकी वजह से हमारी जो लेक है वो बूढ़ी हो रही है तो उसको हम क्या कहते हैं? एक्सट्रैक्शन, न्यूट्रिफिकेशन, डीन्यूट्रिफिकेशन या फिर यूट्रिफिकेशन। तो आपको पता है इसको हम क्या बोलते हैं? यूट्रोफिकेशन बोलते हैं। यूट्रिफिकेशन में क्या होता है? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ये इस तरीके के जो हमारे न्यूट्रिएंट है ये हमारे लेक के अंदर बढ़ते चले जाते हैं, जिसकी वजह से एल्गी बहुत ज्यादा ग्रो कर जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है टू न्यूट्रलाइज द आंट बाइट वी अप्लाई। तो आपको पता है जब भी कभी आपको चींटी काट जाती है तो एकदम से आपको स्टिंगिंग पेन होता है, जिसकी वजह से, किसकी वजह से? क्योंकि उसने आपके शरीर के अंदर अपना डंक छोड़ दिया, जिसके अंदर क्या मौजूद था? फॉर्मिक एसिड मौजूद था। अब उसको हम न्यूट्रलाइज करना चाहते हैं, उस दर्द को हम कम करना चाहते हैं, तो हम क्या अप्लाई करेंगे? पोटेशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर सोडियम कार्बोनेट। तो आपको पता है आंट बाइट को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्या अप्लाई करते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट को अप्लाई करते हैं। आपको पता है एसिड जब बेस से अप्लाई किया जाता है तो क्या होता है? न्यूट्रलाइज हो जाता है। आंट बाइट ने जो आपके अंदर छोड़ा फॉर्मिक एसिड, वो क्या है? एसिड है। सोडियम बाइकार्बोनेट क्या है? बेस है। जब ये दोनों आपस में मिलेंगे तो क्या हो जाएगा? इफेक्ट जो है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। नेक्स्ट है स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड। तो सेल की स्टडी को हम क्या बोलते हैं? वायरोलॉजी, साइटोलॉजी, फाइकोलॉजी या फिर माइकोलॉजी। वायरस की स्टडी को हम कहते हैं वायरोलॉजी, हमारी जो एल्गी होती है उसकी स्टडी को हम कहते हैं फाइकोलॉजी, हमारी जो फंजाई होती है उसकी स्टडी को हम कहते हैं माइकोलॉजी, और सेल की स्टडी को हम कहते हैं साइटोलॉजी। नेक्स्ट है विच सेल ऑर्गेनल हेल्प्स इन एटीपी सिंथेसिस। तो हमारे शरीर के अंदर एटीपी सिंथेसिस में कौन सा सेल ऑर्गेनल हेल्प करता है? राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड या फिर क्लोरोप्लास्ट। तो आपको पता है हमारे शरीर के अंदर एटीपी की फुल फॉर्म होती है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, जो हमारे शरीर की एनर्जी करेंसी है, जिसको बनाने में हमारी मदद करता है माइटोकॉन्ड्रिया, इसलिए हम माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ दी सेल कहते हैं। नेक्स्ट है वो डिस्कवर्ड द सेल इन 1665 विद द हेल्प ऑफ कॉर्क। तो आपको बताना है कि सेल की डिस्कवरी 1665 में कॉर्क की मदद से किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने, पुरकंजे ने, रॉबर्ट हुक ने या फिर वॉटसन एंड क्रिक ने। तो रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की है, पुरकंजे ने क्या किया है? प्रोटोप्लाज्म टर्म को कॉइन किया है, रॉबर्ट हुक ने क्या किया है? सेल की डिस्कवरी की है कॉर्क की मदद से। वॉटसन एंड क्रिक ने क्या किया है? डीएनए का जो हमारा डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है वो किसने बताया हमें? वॉटसन एंड क्रिक ने बताया। हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स? कार्ल लिनियस, चार्ल्स डार्विन, ग्रेगर मेंडल या फिर अर्नेस्ट हैकेल। तो आपको पता है जेनेटिक्स के फादर कौन है? ग्रेगर मेंडल है। आप मुझे बताएंगे कि कार्ल लिनियस किसके फादर है और चार्ल्स डार्विन किसके फादर है। आई होप ये 100 क्वेश्चंस आपको बहुत यूजफुल होंगे आपके रेलवे के एग्जाम के लिए। थैंक यू। आई होप इस टॉपिक में आपको कोई डाउट नहीं है। अगर कोई डाउट है तो मुझे कॉमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।